In the previous few lectures, we have seen the radiation due to an accelerated point charge. We have calculated the power radiation from an accelerated point charge. Now we are going to discuss the radiation due to an oscillating electric dipole. Actually, this is a very important concept because when you will study the current element, the antenna or radiation from antenna, you will find the basic theory on which the antenna works is actually dealt in this radiation due to an oscillating electric dipole. So in this regard, this problem is very important, and so we have to discuss these things in very detail. सबसे पहले आपको यह देखना है कि जब आप बात करते हैं रेडिएशन ड्यू टू एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, तो हम लोग एक्चुअली किन किन बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इस बात को फोकस करना चाहता हूँ। एक्चुअली आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई एक्सीलरेटेड चार्ज है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उस फील्ड का एक्चुअली दो पार्ट होता है, एक वेलोसिटी डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा एक्सीलरेशन डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सीलरेशन डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप उसी को रेडिएशन फील्ड भी कहते हैं, क्योंकि आपने सीखा है कि दैट वेरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिएशन फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो निश्चित रूप से अगर आप ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल से पावर रेडिएशन की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को निकालना होगा कि इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वह क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होगा। और फिर निश्चित तौर पर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा, फिर उसमें वेलोसिटी डिपेंडेंट पार्ट भी होगा, एक्सीलरेशन डिपेंडेंट पार्ट भी होगा, और जो एक्सीलरेशन डिपेंडेंट पार्ट होगा फील्ड का, एक्चुअली उसी के कारण रेडिएशन होगा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्राइमरली फाइंड आउट करना ड्यू टू एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा एम होगा, और तब आप पावर रेडिएशन की बात कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जानना होगा कि इस सिस्टम के लिए स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल क्या प्रोड्यूस होगा, या कहिए कि जो आपने सीखा है लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल, तो लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल का फॉर्म क्या होगा इन केस ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जब आप स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल इस सिस्टम के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद पॉसिबल होगा इसके कारण प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना। इसलिए हम किन किन बातों पर फोकस करेंगे, हमने उसको पहले ही यहाँ मेंशन किया। आप ध्यान से देखिए, हम लोग अपने डिस्कशन में सबसे पहले देखेंगे कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर इसका मीनिंग जानने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा टू कैलकुलेट द वेक्टर पोटेंशियल ए एंड द स्केलर पोटेंशियल फाई ड्यू टू दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। वेक्टर पोटेंशियल जो सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का, आप जानते हैं, और स्केलर और वेक्टर दोनों ही पोटेंशियल सोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर फील्ड कैलकुलेशन करना है तो पहले पोटेंशियल कैलकुलेशन करना होगा, उसके सोर्स को पता करना होगा। इसलिए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल का मीनिंग जानने के बाद हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन करेंगे कि व्हाट विल बी द वेक्टर पोटेंशियल ए एंड द स्केलर पोटेंशियल फाई ड्यू टू एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमारे डिस्कशन का दूसरा पॉइंट यह होगा। और जब एक बार आपने वेक्टर पोटेंशियल ए और स्केलर पोटेंशियल फाई कैलकुलेट कर लिया, तब हम लोग
स्टेप बाय स्टेप फील्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कि मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगा, जो कि निकाला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर पोटेंशियल ए। आप जानते हैं कि B इक्वल टू कर्ल A, उस फॉर्मूला से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कि E इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल A बाई डेल टी, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, B इक्वल टू कर्ल ऑफ A। इससे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। और जब E निकालने की बात होगी तो आप जानते हैं कि E इक्वल टू माइनस डेल फाई, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ फाई, माइनस डेल A बाय डेल टी। इस फॉर्मूला के यूज से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि इस केस में जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें एक्सीलरेशन डिपेंडेंट पार्ट आएगा और उसको आप कहते हैं रेडिएशन फील्ड। फिर उस रेडिएशन फील्ड को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग पावर कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि पावर कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर होता है, इसीलिए आपको निकालना होगा पॉइंटिंग वेक्टर, और तब आप इस डायपोल के द्वारा पावर क्या रेडिएटेड होता है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। So these are the important facts which we have to discuss in this lecture। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि यह इसका मतलब एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, एक लॉन्ग कैलकुलेशन होगा, इसीलिए निश्चित रूप से एक लेक्चर में इसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो हम इस लेक्चर को भी डिवाइड करेंगे मोर देन वन पार्ट्स में, और एक एक करके आप अगर सारे को कंसिक्यूटिवली सीरियसली सारे वीडियो को वॉच करेंगे तो सारा चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट को, कि जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। पहले इसके मीनिंग को देखेंगे, और इनफैक्ट आज के लेक्चर में हम केवल इसी की चर्चा ही करेंगे कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या। उसके बाद दूसरे लेक्चर में कैलकुलेशंस की बात करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। एक्चुअली आप लोअर क्लासेज में इलेक्ट्रिक डायपोल को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं तो वहाँ ये जो वर्ड है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑसिलेटिंग ये वर्ड नहीं रहा होगा, सिर्फ रहा होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। और उस इलेक्ट्रिक डायपोल का थ्योरी आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। एक्चुअली हम लोग डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल दो पॉइंट चार्जेज जो रेस्ट में होता है और साथ ही साथ एक फाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। इन जनरल उसी दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे इस फिगर में देखिए कि एक पॉइंट चार्ज है पॉइंट ए पर माइनस क्यू और दूसरा पॉइंट चार्ज है पॉइंट बी पर प्लस क्यू, और इस दोनों के बीच का सेपरेशन काफ़ी कम है। हमने उसको लिखा है डीएल। डीएल लिखने का मीनिंग ही है कि दिस इज वेरी स्मॉल, एंड दिस सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू separated by a finite small distance dl, this is known as electric dipole। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखना है, इस डायपोल के कारण आप किसी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेशन करते हैं ना, तो मान लो कि तुम्हारा फील्ड पॉइंट है यह P, जो इस डायपोल के सेंटर से कहिए या किसी पॉइंट चार्ज से भी ये ले सकते हैं कि r डिस्टेंस पर है, और ये जो पोजीशन वेक्टर r है यह इस डायपोल के एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि यह जो फील्ड पॉइंट है वह आर थीटा पॉइंट पर है। आर थीटा उसका पोलर कोऑर्डिनेट है। यहाँ एक बात रिमार्केबल है कि आप जब कहते हैं कि पॉइंट क्यू चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस डीएल बहुत ही छोटा है, तो स्मॉल होना लार्ज होना ये तो रिलेटिव बात है। आप किसी चीज़ को एब्सोल्युटली स्मॉल नहीं कह सकते।
कोई चीज़ स्मॉलर किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है। तो इस केस में जब हम लोग कहते हैं कि दो पॉइंट चार्ज काफ़ी कम डिस्टेंस से सेपरेटेड है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इस स्मॉल डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? इनफैक्ट इसको हम लोग कंपेयर करते हैं फील्ड पॉइंट का जो डिस्टेंस है आर उसके तुलना में। फैक्ट ये है कि अगर यह डीएल जो सेपरेशन है इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का, यह अगर बहुत ही स्मॉलर होता हो, नेग्लिजिबली स्मॉल होता हो आर के कंपैरिजन में, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द डायपोल या फ्रॉम दिस सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेज, अगर उसके रेस्पेक्ट में यह काफ़ी छोटा हो, तब आप इस दो पॉइंट चार्ज के सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। बात समझ में आई कि व्हेन DL is much smaller than R, only then you can say that this system of two equal and opposite point charges is an electric dipole। क्लियर है? अब देखो, अब अगर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा होगा तो आपने सिर्फ कैलकुलेशन किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कि डायपोल के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फैक्ट ये है कि जब जो डायपोल आपने वहाँ पढ़ा, उस डायपोल का जो ये चार्जेज है -q और +q, या सिंपली आप दोनों का मैग्नीट्यूड q ले सकते हैं, एक्चुअली दैट चार्ज इज कांस्टेंट, दैट इज ए फिक्स्ड चार्ज, ये बदलता नहीं है समय के साथ। ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिक डायपोल भी कह सकते हैं, और एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस होता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ नहीं करता है। एंड दैट्स व्हाई in electrostatics when we discuss the electric dipole, then you only find the electric field at that field point P, आप केवल उसको निकालते हैं और उससे कोई रेडिएशन नहीं होता है, उससे कोई रेडिएशन नहीं होता। अगर स्टैटिक के इलेक्ट्रिक डायपोल है, दैट इज दोनों पॉइंट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वह टाइम के साथ बदलता नहीं है, तो वह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उससे कोई रेडिएशन, पावर रेडिएशन नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जब इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो किसी पावर रेडिएशन की आप बात ही नहीं करते। लेकिन हम लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल को। एंड व्हाट इज दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, सबसे पहले इस बात को जानेंगे। लेकिन उसके पहले आप डायपोल के थियोरी को जब डिस्कस करते हैं तो आप जानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन होता है? तो मान लो कि जो तुम्हारा पॉइंट चार्जेज है वह है +-q, उसका मॉडुलस लेंगे +-q का मॉडुलस, दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड, दैट विल बी इक्वल टू q। अगर आप इस पॉइंट चार्जेज के मैग्नीट्यूड q को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन dl है, दैट इज q इंटू dl, तब आपको मिलता है इस डायपोल के डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। q इंटू dl क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल। आप जानते हैं, ये सब आप लोअर क्लासेज में पढ़े हैं। लेकिन आपको यहाँ एक जानना जरूरी बात है कि दिस डायपोल मोमेंट इज नॉट एन एक्चुअल वेक्टर, यह कोई एक्चुअल वास्तविक वेक्टर नहीं है। इट इज कॉल्ड ए स्यूडो वेक्टर। एक्चुअली ऑब्जर्वर स्वयं इसमें डायरेक्शन कन्वेंशनली असाइन करता है। फिजिक्स में ये ट्रेडिशन है, ये कन्वेंशन है, हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डायरेक्टेड होता है फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, दैट इज फ्रॉम -q टू +q। दिस इज जस्ट ए कन्वेंशन। ऐसा मत कहना कि डायपोल मोमेंट एक रियल वेक्टर है और यह निश्चित रूप से -q से +q होगा, ऐसा नहीं। आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं बॉन्डिंग चैप्टर, और वहाँ पर आप बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल का, तो आप पोलर मॉलिक्यूल को केमिस्ट्री में डिफाइन करते हैं कि वह मॉलिक्यूल जिसमें डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा या जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर आपको याद हो
तो केमिस्ट्री के किताबों में आप ये पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वह प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होता है। ठीक इसका उल्टा माना हुआ रहता है। इसका क्या मतलब, क्या वो गलत है? नहीं, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि यह एक रियल वेक्टर है ही नहीं। हम इसको वेक्टर बनाते हैं डायरेक्शन असाइन करके, मान करके। इसलिए फिजिक्स में कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लेते हैं फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, और केमिस्ट्री में ले लेते हैं प्लस क्यू टू माइनस क्यू। कन्वेंशन है, जैसा कन्वेंशन आप यूज करेंगे वैसा यूज कर सकते हैं। सो वी सिंपली से दैट दिस डायपोल मोमेंट इज एक्चुअली ए सूडो वेक्टर, जस्ट लाइक एरिया वेक्टर जैसे सूडो वेक्टर होता है, ठीक उसी तरह से आपका जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है P, दैट इज ए सूडो वेक्टर। यह एक सूडो वेक्टर है एंड इट डायरेक्शन इज एस्यूम्ड फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। हमको उम्मीद है आपने समझा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर वेक्टर फॉर्म में हम डायपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन लिखें तो लिखेंगे कि P इक्वल टू क्यू डी एल। DL पर एरो का साइन दिया, इसका मतलब वेक्टर। यहाँ DL वेक्टर को माना जाता है कि वह माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ डायरेक्टेड है। ओके, सो दिस P इक्वल टू क्यू डी एल, दिस इज कॉल्ड द डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते हैं तो जैसा अभी हमने आपसे कहा कि ये जो चार्ज है Q, जो मैग्नीट्यूड है इस माइनस प्लस क्यू का, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। ये टाइम के साथ वैरी नहीं करता है, यह फिक्स रहता है। ठीक है, और इसीलिए डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वह भी फिक्स रहता है, वह भी कांस्टेंट रहता है। और उस कंडीशन में जैसा हमने अभी आपसे कहा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो नॉन रेडिएटिव फील्ड होता है, उससे कोई रेडिएशन की बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हम लोग अब जानने जा रहे हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल? तो देखो, मान लो कि ये जो पॉइंट चार्ज Q है, यह पॉइंट चार्ज Q कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये टाइम के साथ वैरी करता है। और वैरी किसी मैनर से नहीं, वेरिएशन का मैनर भी एक पर्टिकुलर मानते हैं, खास मानते हैं। क्या खास मानते हैं? कि ये जो पॉइंट चार्ज Q है, सपोज करो कि यह साइनूसॉइडली वैरी कर रहा है। द पॉइंट चार्ज Q इज वैरिइंग साइनूसॉइडली, ऐसा हम एस्यूम करते हैं। जब आप कहते हैं कि Q इज वैरिंग साइनूसॉइडली, तो मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं क्या, कि Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। आई आयोटा है और ओमेगा इस ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी है। आप इसको साइक्लिक फ्रीक्वेंसी कहिए या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहिए, सर्कुलर फ्रीक्वेंसी कहिए या सिंपली फ्रीक्वेंसी कहिए। ओके, तो ये अगर Q नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी है, तो आप जानते हैं कि ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी फैक्टर आ गया। इसका मतलब दिस Q इज वैरिंग साइनूसॉइडली, साइन कॉस फंक्शन के हिसाब से यह वैरी कर रहा है। कैसे? तो तुम जानते हो कि अगर हम ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी लिखे हैं, टी इज टाइम, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? ई टू दी पावर आई थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको क्या लिखेंगे? कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी। तो इसमें तो साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया। इसका मतलब है कि यह जो Q है यह साइन और कोसाइन फंक्शन के वेरिएशन के अनुसार ही वैरी करता है। सो इफ यू डिफाइन दिस Q लाइक Q नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी, इसका अर्थ हुआ कि यह जो चार्ज है Q, यह टाइम के साथ साइनूसॉइडली वैरी कर रहा है। एक्चुअली आप देखेंगे अभी कि अगर यह पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड Q टाइम के साथ साइनूसॉइडली वैरी करेगा, तो हमारे डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है दैट विल आल्सो वैरी साइनूसॉइडली विथ टाइम। उसका डायपोल मोमेंट भी वैरी करेगा उसी हिसाब से। कैसे? आप देखिए, अभी आपने डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन पढ़ा कि दिस P इज इक्वल टू Q इंटू DL, लेकिन Q को आपने क्या माना है? Q नॉट ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी।
तो जहाँ Q था उसको रिप्लेस कर दिया Q0 इंटू ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी टाइम्स DL। ठीक है, अब इस Q0 को मल्टीप्लाई कर लो DL से और ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी सेपरेट करके लिखा, अरेंज किया टर्म को। अब ध्यान से देखो, ये जो Q0 है, जब आप लिखते हैं Q इक्वल टू Q0 ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी, तो व्हाट इज दिस Q0? Q0 इज एक्चुअली द एम्पलीट्यूड, या कहिए कि यह Q0 जो है वह Q का मैक्सिमम वैल्यू है साइनोसॉइडल ऑसिलेशन के समय। चार्ज का जो अधिक से अधिक मान होगा, दैट इज इनफैक्ट दिस Q। तो हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज Q0 से DL को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी तो डायपोल मोमेंट ही हुआ, लेकिन कौन डायपोल मोमेंट? तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। सो Q0 इंटू DL को रिप्लेस कर दिया P0 से, तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि P इज इक्वल टू P0 टाइम्स ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी, एंड दिस P0 विल बी व्हाट? P0 को कहेंगे कि यह P का मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप देखिए, जिस मैथमेटिकल लॉ से Q गवर्न हो रहा था कि Q इक्वल टू Q0 ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी, एग्जैक्टली सेम मैथमेटिकल लॉ P के वैल्यू को भी गवर्न कर रहा है। P के लिए भी एक्सप्रेशन आ गया P0 इंटू ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी। मीनिंग क्या है कि इफ वी कंसिडर दैट द magnitude of the point charge of the dipole oscillates sinusoidally, varies sinusoidally. In that condition, the dipole moment of the electric dipole will also oscillate sinusoidally with time. इसका डायपोल मोमेंट भी टाइम के साथ साइनोसॉइडली ही ऑसिलेट करेगा। इनफैक्ट अगर हमारे डायपोल का डायपोल मोमेंट टाइम के साथ साइनोसॉइडली ऑसिलेट करता है, जैसा इक्वेशन 2 में दिखाया गया है, तब वैसे इलेक्ट्रिक डायपोल को ही हम लोग कहते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। हम उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलेंगे? तो जिस डायपोल का डायपोल मोमेंट टाइम के साथ साइनोसॉइडली वैरी करेगा, साइनोसॉइडल वेरिएशन होगा, that very electric dipole is called oscillating electric dipole. Okay? और ये होगा कब? जब चार्ज ही साइनोसॉइडली वैरी करेगा टाइम के साथ, तो डायपोल मोमेंट भी वैरी करेगा, और हम वैसे डायपोल को तब क्या बोलेंगे? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम उम्मीद करते हैं ये डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, एक्चुअली जब आप जानते हैं कि जब ऑसिलेटरी मोशन होता है, तो जिस पार्टिकल का ऑसिलेटरी मोशन होगा तो निश्चित रूप से उसमें एक्सीलरेशन होगा। ऑसिलेटरी मोशन के समय डायरेक्शन चेंज करता है और डेफिनेटली एक्सीलरेशन होता ही है। सो ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज एन एक्सीलरेटेड मोशन। तो यहाँ अगर आप कहते हैं कि हमारा डायपोल ऑसिलेटिंग है, तो निश्चित रूप से एक्सीलरेशन की बात होगी। तो हम लोग ऐसा सपोज करते हैं कि एक्चुअली हमारा ये जो डायपोल है, यह इक्विवेलेंट है एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, कि मान लो कि यही कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम अपने डायपोल को इक्विवेलेंट मानेंगे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक्सीलरेट करेगा। सो यू कैन एस्यूम दैट आवर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इज जस्ट इक्विवेलेंट टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इक्विवेलेंट होता है हमारा ये ऑसिलेटिंग डायपोल। अब ऐसी स्थिति में इस डायपोल मोमेंट को एक दूसरे मैनर से भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लो कि यही कोई भी वॉल्यूम है और इस भी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपने इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, और यह एलिमेंट माना कहाँ? तो मान लो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वह है आर प्राइम। क्या है? आर प्राइम। आप जानते हैं कि फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर लेते हैं, और सोर्स के अंतर्गत अगर पॉइंट आपने लिया तो उसको आप आर प्राइम पोजीशन वेक्टर लेते हैं, और इस एलिमेंट के वॉल्यूम को लिखते हैं डी भी प्राइम। क्या लिखते हैं? डी भी प्राइम। ध्यान से देखिए, ऐसी स्थिति में अगर हम कहें कि
जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वह रो है। तो व्हाट विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस एलिमेंट्री वॉल्यूम डी वी प्राइम, कितना चार्ज होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मीनिंग है कि दिस इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है रो, तो बोलो डी वी प्राइम वॉल्यूम में क्या है, दिस विल बी रो डी वी प्राइम। इस रो डी वी प्राइम को आप अगर आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और तब उसको वी वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, वी वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, तब जो क्वांटिटी मिलेगा एक्चुअली वही डायपोल मोमेंट होगा। ये इक्विवेलेंस है, ध्यान से देखिए। डायपोल मोमेंट को आपने पहले P इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी कहा। अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं जिसका डेंसिटी एक्चुअली वैरी कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, तो उस स्थिति में हम डायपोल मोमेंट को इस मैनर से भी डिफाइन कर सकते हैं, रो इंटीग्रल ओवर वी रो आर डी वी प्राइम। ओके, इस रूप में भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। और ये फॉर्मूला इक्विवेलेंस बताता है कि हमारा जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल है दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू एन एक्सीलरेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्सीलरेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इक्विवेलेंट है, इसलिए इक्विवेलेंट है कि जो हमारा एक्सीलरेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वह भी पावर रेडिएशन करता है, और आपका यह जो ऑसिलेटिंग डायपोल है दैट विल आल्सो रेडिएट पावर। और कैलकुलेशन में बहुत सारे जगहों पर जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग यह बात बोलेंगे कि हमारा जो डायपोल है वह इक्विवेलेंट है एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, जो एक्सीलरेट कर रहा है। सो इन दैट कंडीशन यू राइट P इक्वल टू इंटीग्रल ओवर V रो आर डी वी प्राइम। ओके, अब देखिए, आपने देखा अभी कि जो हमारा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट टाइम डिपेंडेंट है, P इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, तो टाइम डिपेंडेंट है। अब ये देखना चाहते हैं कि टाइम के साथ यह किस रेट से वैरी करता है। डायपोल मोमेंट ऑफ आवर डायपोल वैरीज विथ टाइम, सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ दिस डायपोल मोमेंट विथ टाइम। तो रेट ऑफ वेरिएशन को आप क्या लिखेंगे, dp बाई dt, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डायपोल मोमेंट p विथ टाइम। और अगर इसको डॉट सिंबल में लिखा जाए तो आप जानते हैं कि dp बाई dt को हम लोग लिख देंगे p डॉट, नहीं डॉट सिंबल ही यूज करेंगे, p डॉट। एंड व्हाट विल बी दैट, हम लोग को पता है कि जो p है दैट इज q dl, तो आप dp बाई dt को लिख देंगे d dt q dl, लिखेंगे कि नहीं। लेकिन ऑसिलेटिंग डायपोल के केस में यह जो Q है आपने सीखा कि दिस Q वैरीज विथ टाइम, ये तो टाइम के साथ वैरी करता है, टाइम का फंक्शन है। सो लेकिन ये जो DL है यह फिक्स है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस फिक्स है। तो ऐसी स्थिति में P डॉट को लिख सकते हैं dq बाई dt टाइम्स DL। लेकिन बताओ कि व्हाट इज दिस dq बाई dt, डेफिनेटली आपको मालूम होना चाहिए कि चार्ज जिस रेट से फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम dq बाई dt को इलेक्ट्रिक करंट I लिख देंगे। सो P डॉट दैट इज dp बाई dt इज सिंपली इक्वल टू I dl, I इज इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई वायर है और इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रहा है और इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हो जिसका लेंथ है dl, तो आप जानते हैं कि अगर I को हम वेक्टर लेंथ dl से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान रखना है कि dl का डायरेक्शन वही लेना है जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। करंट कोई वेक्टर नहीं है लेकिन डायरेक्शन तो होता है उसमें। तो दिस I dl इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, मालूम है कि नहीं। I dl को क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि P डॉट दैट इज dp बाई dt करंट एलिमेंट के बराबर हो गया। I dl वेक्टर को क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट वेक्टर। इससे बड़ा रिमार्केबल फैक्ट का पता चलता है, इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वह एक करंट एलिमेंट का भी इक्विवेलेंट है। कौन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो
ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है उसका अगर हम लोग टाइम रेट ऑफ चेंज लेंगे तो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू करंट एलिमेंट, वह करंट एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। और यही कारण है कि आगे इसके बाद आपको थियोरी पढ़ना पड़ेगा करंट एलिमेंट का, और करंट एलिमेंट का थियोरी अलग से आपको सीखना नहीं पड़ेगा। इसमें जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अप्लाइड इन केस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट, डायरेक्टली होगा। और जब आप करंट एलिमेंट बोलते हैं तो हम लोग उसको एंटीना भी कहते हैं। एंटीना सबको मालूम है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एक्चुअली जो एंटीना का थियोरी है उसको पढ़ने का मतलब करंट एलिमेंट का थियोरी पढ़ना, और करंट एलिमेंट का थियोरी पढ़ना मतलब ऑसिलेटिंग डायपोल का थियोरी पढ़ना। सो दिस आइडिया इज यूज्ड इन डिस्कसिंग द थियोरी ऑफ एंटीना। ये जो आइडिया आप डेवलप करेंगे यहाँ, वह एंटीना के थियोरी को डिस्कस करने में उपयोग में आता है। दिस इज ए वेरी रिमार्केबल फैक्ट। सो आई हैव मेंशन्ड हियर दैट एज एन ऑसिलेटिंग चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल आर अंडरगोइंग एक्सीलरेशन। और फिर देखिए, तो आपने सीखा था कि चार्ज अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो वह इमिट करता है रेडिएशन। जब आप ऑसिलेटिंग डायपोल बोलते हैं तो ऑसिलेटिंग डायपोल का जो चार्ज है वह साइनोसॉइडली वैरी करता है, और साइनोसॉइडल वेरिएशन का मतलब वो एक्सीलरेटेड है। और कोई भी एक्सीलरेटेड चार्ज आपको पता है कि एनर्जी रेडिएट करता है। तो निश्चित रूप से हमारा जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल है उससे भी रेडिएशन निकलेगा। और हमारे डिस्कशन का प्राइम एम यही है कि इसके द्वारा पावर क्या रेडिएटेड होता है उसका कैलकुलेशन करना। लेकिन वह कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन के बाद होगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसमें रेडिएशन फील्ड क्या है उसको पता करेंगे, और तब आप उस डायपोल के द्वारा जो एमिटेड रेडिएशन है उसका पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि हमारा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वह पावर या एनर्जी रेडिएट करता है। ओके, लेकिन ध्यान से देखिए, अभी भी जब हमने फील्ड पॉइंट माना था तो उसका लिखा था पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा। वैसे इनफैक्ट इस प्रॉब्लम को अगर आप डील करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस कर सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन देखा यह जाता है कि कॉन्वेनिएंट कौन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। तो अगर हम लोग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल के थियोरी को डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा कैलकुलेशन इजी होगा, कॉन्वेनिएंट होगा, सुविधाजनक होगा अगर हम अपना कैलकुलेशन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में करें। इसलिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हुए ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। इवन की जो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल है वहाँ भी हम लोग यूज करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का। दिस इज फॉर सिंप्लिसिटी, दिस इज फॉर कन्वीनियंस, ध्यान रखना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या अडॉप्ट करेंगे? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन आपके कैलकुलेशन में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो जानना पड़ेगा 3 वेक्टर ऑपरेशन का यूज होगा। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन आपके कैलकुलेशन में आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन आपके कैलकुलेशन में आएगा, और फिर कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन आएगा। जैसे आप अभी ही देखिए कि हमने जो शुरुआत में ही लिखा था कि अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड जानना है तो आपको अभी हमने क्या कहा था कि आपको लिखना होगा B इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। तो वेक्टर ए का कर्ल जानना होगा तो कर्ल का यूज होगा कि नहीं। फिर आपको हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी। फिर आप देखेंगे कि डाइवर्जेंस भी जानना है। अभी इसमें डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे कैलकुलेशन में एक वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस भी आएगा कर्ल के अलावा। और जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि ये जो तीनों ऑपरेशन है या किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन होता है, और ये आपके लिए नई बात नहीं है। अगर आपने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल ऑपरेशन को सीरियसली नहीं पढ़ा है तो मैथमेटिकल फिजिक्स में हमारा वीडियो देखिए कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट पर,
वहाँ हमने इन जनरल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट इस तीनों ऑपरेशन को डिफाइन किया है। और उसके अलावा फिर पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमने वहाँ पर बात की है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यह कैसे डिफाइंड होगा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में यह कैसे डिफाइंड होगा और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसे डिफाइंड होगा। इस 3 पर्टिकुलर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन डिटेल आपको वीडियो मिलेगा। हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़िए, ये सारा डिस्कशन वहाँ मिलेगा। लेकिन अभी हमको यूज करना है कि एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे कैलकुलेशन में आएगा। तो इसलिए आपके सुविधा के लिए हम यहाँ पर केवल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यह तीनों ऑपरेशन डिफाइन कैसे होता है उसको केवल हमने इस फर्स्ट लेक्चर में मेंशन कर देते हैं। तो आगे जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे दूसरे लेक्चर से तो इसका यूज होगा, तो आप इसको याद रखेंगे। वैसे यह हुआ कैसे, इसको अगर जानना है, डिटेल जानना है, तो जैसा हमने कहा कि आप मेरा वीडियो देखिए कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। लेकिन अभी हम केवल उसके परिभाषा को, उसके डेफिनेशन को डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि ग्रेडियंट ऑपरेशन डिफाइंड होता है स्केलर फंक्शन या स्केलर फील्ड के लिए। तो मान लो कि तुम्हारा स्केलर फील्ड जिसके लिए तुम ग्रेडियंट डिफाइन करना चाहते हो दैट इज साई, और यह साई फंक्शन होगा आर थीटा और फाई का। आर थीटा फाई क्या है? दीज आर द कोऑर्डिनेट्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने पहले कह दिया कि हम डायरेक्ट डेफिनेशन लिख रहे हैं। देखो, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप 3 यूनिट वेक्टर लेते हैं। क्या क्या लेते हैं? आई, जे एंड के अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। ठीक इसी तरह से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम लोग 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का सेट लेते हैं और उस 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं बाय द सिंबल एन आर हैट, एन थीटा हैट एंड एन फाई हैट। दीज आर यूनिट वेक्टर्स। इनफैक्ट जब बोलते हो एन आर हैट तो ये रेडियल यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आर बढ़ेगा उस डायरेक्शन का। एन थीटा हैट, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर, नहीं, एंड दिस एन फाई, दिस इज कॉल्ड एजीमुथल यूनिट वेक्टर। याद हुआ? एन आर को रेडियल यूनिट वेक्टर, एन थीटा को पोलर यूनिट वेक्टर और या ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर, और एन फाई को कहते हैं एजीमुथल यूनिट वेक्टर। एन थीटा, थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, एन फाई हैट फाई की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होता है। ओके, नाउ ग्रेड साई, ग्रेडियंट ऑफ साई, आप जानते हैं कि दिस इज ऑल्सो रिटेन एज डेल साई। ठीक है, और ये परिभाषित कैसे होगा? ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, पहले ही कह दिया। दिस इज डिफाइंड एज डेल साई बाय डेल आर एन आर हैट प्लस 1/r डेल साई बाय डेल थीटा एन थीटा हैट प्लस 1/r साइन थीटा डेल साई बाय डेल फाई एन फाई हैट। इस डेफिनेशन को अभी के लिए आपको याद रखना, अभी नहीं बल्कि आप फिजिक्स में जहाँ भी यूज करते हैं इसका तो याद रहना ही चाहिए, इसलिए ऐसे एक्सप्रेशन को याद रखना चाहिए। ठीक है, देखिए फिर हम लोग बात करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन और वेक्टर फील्ड। मान लो कि तुम्हारा वेक्टर फील्ड जिसका तुम डाइवर्जेंस डिफाइन करने जा रहे हो दैट इज वेक्टर ए, और तो ए हमारा आर थीटा फाई का ही फंक्शन होगा। और आप जानते हैं कि अगर ए वेक्टर है तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अगर इसको इसके कंपोनेंट्स के टर्म में एक्सप्रेस करें तो फिर जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप 3 कंपोनेंट बोलते हैं ना, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, तो वैसे ही स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में वेक्टर ए का फिर 3 कंपोनेंट बोलेंगे। पहला कंपोनेंट होगा ए आर, दिस इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट, ए थीटा जिसको आप बोलेंगे ट्रांसवर्स कंपोनेंट, और ए फाई, दिस इज इट्स एजीमुथल कंपोनेंट। और जैसे आप लिखते हैं ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक उसी तरह से ए वेक्टर को क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए आर एन आर हैट प्लस ए थीटा एन थीटा हैट प्लस ए फाई एन फाई हैट, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए, अब इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस कैसे डिफाइन होता है ये आपको फिर याद रखना है। हमने डायरेक्ट लिख दिया है
डाइवर्जेंस ऑफ ए, जिसको इक्विवेलेंटली आप लिखते हैं डेल डॉट ए, दिस इज डिफाइंड एज इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 1/r² डेल डेल आर, आर स्क्वायर ए आर, यहाँ डेल डेल आर ऑपरेटर ऑपरेटेड है r² टाइम्स ए आर पर, प्लस 1/r साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा ए थीटा, यहाँ पर डेल डेल थीटा ऑपरेटर ऑपरेटेड है साइन थीटा इंटू ए थीटा पर, ओके, एंड प्लस 1/r साइन थीटा डेल ए फाई बाय डेल फाई, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस ऑफ ए इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको इसे निश्चित रूप से आगे के थियोरी को समझने के लिए याद रखना होगा, क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेशन आगे करने वाले हैं वह सब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, क्योंकि उसी में सुविधा होगी, ओके। नाउ फाइनली द एक्सप्रेशन फॉर कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, यहाँ भी वेक्टर फील्ड को मान लिया ए, इसका कंपोनेंट्स हो जाएगा ए आर ए थीटा ए फाई। आप जानते हैं कि कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड को सामान्य तौर पर हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, उससे सहूलियत होती है याद रखने में, तो हमने उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही लिखा है। अब देखिए कर्ल ऑफ ए डिफाइंड होता है 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, तब ये डिटर्मिनेंट लिखेंगे। आप जानते हैं कि इसमें करना क्या है, तो इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में तीनों यूनिट वेक्टर लिख लेना है, nr हैट n थीटा हैट n फाई हैट, जैसे आप ijk लिखते हैं कार्टेशियन में। फिर ये ऑपरेटर्स लिख देंगे डेल डेल आर डेल डेल थीटा डेल डेल फाई, और तब इसके नीचे कंपोनेंट लिखेंगे, यहाँ ए आर, फिर आर ए थीटा, फिर आर साइन थीटा ए फाई, याद रखना है। इनफैक्ट यहाँ स्केल फैक्टर्स होता है इसमें, इसका स्केल फैक्टर है 1, यहाँ है r, और फिर तीसरा स्केल फैक्टर H3 जिसको कहते हो वह है r साइन थीटा। तो दिस इज द डेफिनीशन ऑफ द 3 वेक्टर ऑपरेशंस, दैट इज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर आप इस डेफिनीशन को याद रखेंगे तो आगे का कैलकुलेशन समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो निश्चित रूप से आपको इसको याद रखना है। और जैसा हमने कहा था कि आज के लेक्चर में हम आपको केवल इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि क्या हमको पढ़ना है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल का मीनिंग क्या है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना कैलकुलेशन शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे कि ऑसिलेटिंग डायपोल के कारण पोटेंशियल्स क्या होगा, दैट इज ए और फाई क्या होगा, और जब ए और फाई निकल जाएगा तब फील्ड कैलकुलेशन करेंगे, फील्ड जब निकल जाएगा तब पावर रेडिएशन की बात करेंगे, ओके। So this is our plan. So watch every video seriously in successively, and then you will get the clear picture of the concept.